देखना अभी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो तीन चीजें याद रखना है। ये कौन सा फैक्टर बोलेंगे इसको, कौन सा फैक्टर है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये कौन सा हुआ, लॉगरिथमिक। ये कौन सा हुआ, एक्सपोनेंशियल। मतलब जनरली e की पावर, पर अगर मैं मान लो 10 की पावर बोलूं तो भी हम उसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो। पावर आया तो एक्सपोनेंशियल बोलो। जनरली एक्सपोनेंशियल सिर्फ बोला जाए तो जनरली कौन सी पावर होती है, e की पावर। क्या क्लियर है? ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इतना लिख दो, ये वाला पार्ट। ये क्वेश्चन लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन v स्क्वायर साइन ऑफ बीटा t। Here f is force, v is velocity, t is time. Find dimension of alpha and dimension of beta. You have to find the dimension of alpha and the dimension of beta. हाँ बेटा, मैं समझाता हूँ इसमें। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट यूज्ड। देखो इसमें कंसेप्ट यूज के अंदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन trigonometric comma logarithmic and exponential functions related to dimension always equate those functions to 1. Always equate those functions to 1. And that bracket also to 1. And that bracket also to 1. 2 मतलब 2, 1 मतलब 1. ओके, अब जो लाइन लिखा है उसको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम्हें किसका डायमेंशन फाइंड करना है, अल्फा, और किसका फाइंड करना है, बीटा। ये सही? ओके, सबसे पहले दोनों साइड पे डायमेंशन अप्लाई करो। ओके, सो इफ आई अप्लाई द डायमेंशन तो मैं लिखूंगा अल्फा का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू किसका डायमेंशन, f बाय v स्क्वायर का डायमेंशन
मल्टीप्लाई बाय किसका डायमेंशन, साइन ऑफ थीटा थीटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद है ना सबको? क्या बोलता था कि अगर दिस इक्वल टू दिस है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? तो मैंने दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस लिखा। ओके, अब ये जो आपने लिखा है उसके हिसाब से क्या बोला, जो भी आपके पास फंक्शंस होंगे, कौन कौन से फंक्शन बोले, साइन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, लॉगरिथम, है ना, कुछ भी, उसको इक्वेट टू क्या करोगे, उसको क्या करोगे, इक्वेट टू 1। दैट मींस कैन आई से साइन ऑफ बीटा टी का डायमेंशन इक्वल टू 1, बोला ये? ओके, साथ में और क्या बोला मैंने, उसको तो इक्वल टू 1 करोगे, साथ में किसको इक्वल टू 1 करोगे, उसके ब्रैकेट को भी, है ना, उसके ब्रैकेट को। Therefore can I say बीटा t इक्वल टू 1। आई होप ये भी समझा होगा, समझा ये? अच्छा, ना उनके साथ अगर मान लो कभी यहाँ पे कोई माइनस साइन हुई, लेट्स से माइनस बीटा टी हुआ, पॉसिबल? मैं अभी क्वेश्चन दूंगा उसमें, तो उसका मॉड लेके इक्वल टू 1 करोगे, समझा? क्यों? क्योंकि कभी भी यूनिट में माइनस साइन नहीं आती, है ना? आई थिंक इतना तो समझ लेंगे। सो बीटा टी को क्या करा, इक्वल टू 1। Therefore can I say बीटा इज दी 1/t, और आया ना? तो क्या मुझे यहाँ से बीटा का डायमेंशन मिला? अंकित से काफी इजी आया, क्या आया? बोला सर, बट अब अल्फा को क्या करें, कुछ नहीं, साइन ऑफ बीटा टी को क्या करा है, तो मतलब ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हुआ तो सिर्फ इतना बचा ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x/v²। इतना क्लियर? क्या f पता है? f क्या है बोलो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्लियर? इनटू v क्या है, सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्या ये कट होगा, तो एक सेकंड स्क्वायर कट हुआ, एक मीटर कट हुआ, है ना? फाइनली व्हाट इज द आंसर, l-1 m/v²। दैट्स द आंसर। जेईई मेंस का टफेस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन ये होगा, ये इसके हिसाब से अभी जैसे पेपर चले उसके हिसाब से टफेस्ट कैटेगरी का ये क्वेश्चन ये है, डायमेंशन में फर्स्ट एप्लीकेशन में। आप बताओ ये टफ है क्या? डोंट थिंक ये तो ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप आधी चीज को तो इक्वेट टू क्या करने वाले हो, ये समझा अच्छे से? ठीक है, राइट डाउन एक एग्जांपल खुद से करने के लिए।
ओके, हेल्प करो। किसी को हेल्प करना है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके, ये तो सही कर रहे हैं, ये कंटिन्यू। उसके बाद ये पूरा बनी ये तूने इसको इक्वेट टू किया, ये भी सही है। अब इसको इसके साथ इक्वेट करो और फिर आगे। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहला मैं लॉग के अंदर के ब्रैकेट को इक्वेट टू 1 कर रहा हूँ, चलेगा? तो क्या आएगा आंसर? 2 पाई बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। Therefore, बीटा का आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर। ओके, आई थिंक द आंसर इज L2 M0 2 पाई को इग्नोर करिए। ओके, और दूसरा इस पूरे को इक्वल टू 1 करेंगे, तो P का डायमेंशन should be alpha b square by x का डायमेंशन। ओके, सो P हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना? P कितना है हमारे पास? ओके, अल्फा b स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही? और ये मीटर। सो आई थिंक ये तो कट हो गया, ये कट हुआ तो यहाँ पे n बचा। ओके, सो अल्फा मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो आ रहा है kg मीटर पर सेकंड, बराबर ना? सो आंसर इज अल्फा का डायमेंशन है L1 M1। अच्छा, ये डुएबल क्वेश्चन काफी। ओके, तो एक क्वेश्चन ट्रिको का करा, एक क्वेश्चन कौन सा करा? लॉग। अब एक किसका करते हैं? एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन।
अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये e रेज टू है, बराबर ना? तो इस पूरे पावर को इक्वल टू क्या करेंगे? 1। और मैंने लिखा भी है, क्या करना है? इग्नोर नेगेटिव साइन। तो अल्फा t बाय x को इक्वल टू 1, बस यही तो बोला। e की पावर मतलब पूरी पावर हुई ना, इसको इक्वल टू 1 करना है, ये समझा? क्या है अल्फा का आंसर? So L1 M0 T minus 1। सही आ रहा है अभी तक? ओके। और साथ में डायमेंशन लगाएंगे तो P is equal to P नॉट, yes or no? क्योंकि E पूरा भी इक्वल टू 1 होगा, तो खत्म ना। P नॉट का वैल्यू तो प्रेशर ही होगा। L minus 1 and 1 T minus 1, क्योंकि प्रेशर का डायमेंशन यही है। चौथा क्वेश्चन लिखा है, हर जब हो जाए तब 4 ट्राई करो। 4 भी हो गया। डाउट है? ये वाला किया कर रहे हो? सर आया डाउट है, कैसे आया? आंसर आया, वो सही है, वो भी नहीं पता, वो सही है, वो मतलब वो पता आया सर, कुछ तो आया। हो गया? किसी को ए में डाउट नहीं आया? ओके, ए में तो आ ही नहीं सकता डाउट, दिक्कत ब्रैकेट वाली है। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब दोनों का यूनिट सेम, बराबर ना? पर इक्वल टू 1 बोला है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, शुड बी इक्वल टू दिस। सो ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन इक्वल टू 1, तो इन दोनों को इक्वल करो, तो ओमेगा हो जाएगा 1/।
तो आंसर हो जाएगा L0 M0 D माइनस, ये सही है। और ये क्या आ जाएगा L माइनस 1 M0 1/x है ना। मेथड समझा अच्छे से क्या करना है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। वेव्स करके एक चैप्टर है जिसमें आप पहले डिराइव करोगे, और इसमें इस ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सुना है वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, ओमेगा मैंने आप लोग को आपके टेबल में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड सिखाया था। ओके, फ्रीक्वेंसी है मतलब यूनिट 1/टाइम के फैक्टर में आना चाहिए लॉजिकली। अब देखो आंसर मैच भी हो रहा है 1/टाइम बराबर। के आगे जाके कितने इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव कांस्टेंट, ओके, व्हिच इज 1/मीटर। सो आई थिंक 1/मीटर भी आ रहा है। सो L - 1 M0। सो ये ऐसे टाइप के अब डायमेंशन फाइंड करना है तो आपको समझ में आ गया क्या है। ओके, सो बॉटम लाइन क्या है, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटी दिखा दी आज, है ना। ये 4 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, जे गारंटी। तो क्या 4 पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपको ट्रिगो आए, पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपको क्या है लॉगरिथम, पॉसिबिलिटी नंबर 3 एक्सपोनेंशियल आए, पॉसिबिलिटी नंबर 4 ये ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आए। तो हो जाएगा अभी। अब मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं एग्जाम, f इक्वल टू a tan अल्फा x प्लस b log of y v beta by x बराबर ना। और बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अल्फा b बीटा, हो सकते हैं। तो अब देखो यार, अभी तक तुम 2 ही से काम चला रहे थे, है ना। अब एक्स्ट्रा 3 आया, पर आई थिंक आपको समझाया वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सब चीज सेम होगी ना। तो क्या आप बोलोगे f इक्वल टू ये प्लस हटा दोगे यहाँ पे इक्वल टू ये, फिर जैसे ही आया तो फिर दिस इक्वल टू 1, दिस आल्सो इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, सबको समझाएगा वो तो बताइए। अब फिर तुम इसको इक्वल टू 1 करोगे तो अल्फा 1/x हो जाएगा, और इसको इक्वल टू 1 करोगे तो बीटा हो जाएगा। तो देखो कितना फास्ट बन गया। तो अब क्या होगा, तुम्हें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में भी हो सकता है और कम कैलकुलेशन में भी आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगेन ये वापस ये सब कैटेगरी का क्वेश्चन में जाएगा, बिकॉज अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता नहीं जाएगा ऑब्वियसली। ये देख के लोग डर जाते हैं इतना। ओके, इज दिस फाइन? विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टैंड। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। ओके, जितना मैंने देखा है ये वाला एप्लीकेशन थोड़े बच्चों को दिक्कत देता है। ओके, सो ध्यान से समझना। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा टफ करेंगे। देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2, नेक्स्ट टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2। टू फाइंड, अगर जरूरी है कि इसमें कोई भी जो लगाया जब फंक्शन जो उसमें ब्रैकेट नहीं ऐसा भी दिया तो उसमें हमको फिगर आउट कैसे होगा कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन और कौन सा लॉग के साथ है। नहीं लॉग के नहीं, ऐसा लिखा है मतलब वो लॉग के साथ ही। अगर उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है तो वो उसके आगे लिखते हैं, जैसे बी लिखा हुआ, समझाना। क्योंकि लॉग के आगे लिखा और ब्रैकेट नहीं डाला, इसका मतलब है कि ये लॉग का फंक्शन ही है। समझ गया? आगे जितने भी क्वांटिटीज हो सब लॉग वो लॉग के अंदर, बराबर। इसलिए जनरली वो लॉग के बाद ब्रैकेट डालते हैं और ऐसा करके फिर इनटू ऐसा लिखा, तो फिर ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है। अभी समझा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2 देखो, टू फाइंड
the conversion factor to find the conversion factor between different system of units. To find the conversion factor between different system of units. So this is the application of dimension 2. Okay. Write down point number 1. For any physical quantity, n into u is equal to constant. For any physical quantity, n into u is equal to constant, where n is numerical value, u is unit. N is numerical value and u is unit. Therefore, n1 u1 is equal to n2 u. n1 u1 is equal to n2 u2. Example: 1 meter equal to 100 centimeter. 1 meter equal to 100 सेंटीमीटर. अब बहुत आसान है समझने के लिए. वो क्या बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज का काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है. ठीक है. वो दो चीज क्या क्या है? पहली चीज कौन सी है? एक नंबर. दूसरा क्या है उसका? यूनिट. तो वो बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो n1 u1 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए? n2 u2. तो मैंने एग्जांपल लिया 1 मीटर इज इक्वल टू क्या लिया मैंने? 100 सेंटीमीटर. मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सर दैट मींस n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है. ओके. u1 मेरा क्या है? मीटर, जो मेरा SI सिस्टम है. n2 मेरा कितना हुआ? 100. u2 मेरे पास क्या हुआ? सेंटीमीटर, जो कौन सा सिस्टम है? C. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैंने ये मेरे पास जो डेस्क है उसको मैंने मेजर किया और मान लो कि इसकी वैल्यू मुझे 2 मीटर मिली. जब मैंने मेजर किया 2 मीटर मिला, मतलब ये मैंने कौन से सिस्टम में मेजरमेंट किया? SI या MKS. बराबर ना? जैसे ही मेरे पास स्केल चेंज हुआ, मान लो मेरे पास मीटर स्केल नहीं था, लेट्स से ऐसा स्केल था जहाँ पे सेंटीमीटर ही अवेलेबल था, और मैंने मेजर किया और मुझे आंसर 200 सेंटीमीटर मिला. कितना मिला मुझे? 200. पर क्या हम ऐसा बोलेंगे कि ये डेस्क चेंज हो गया? नहीं. डेस्क सेम रहा है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट कौन से सिस्टम में किया? SI. दूसरी बार इसमें किया, पर दोनों की वैल्यू तो सेम रही ना. इसलिए हमने क्या बोला? n into u हमेशा क्या होता है? आप भले ही अपने सिस्टम चेंज करो, पर वो अपनी वैल्यू को फिक्स रखेगा. ओके. सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब क्या आप लोगों ने स्कूल में ग्राफ पढ़े हैं बाय चांस? ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन. किसी को पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y इक्वल टू mx प्लस c. सुना है क्या? या नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं सुना तो सच सच बताओ. नहीं सुना? सुना है? कितने लोगों तो वो था ये? आप कौन से किसमें थे? IGCSE में था. IGCSE में था. HSC वाले y इक्वल टू mx प्लस c. y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ये सब नहीं था मैथ्स में? SSC में नहीं था बेटा?
ओके चलो कोई नहीं। y equal to mx plus c is a straight line equation। y equal to mx plus c क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जहाँ पे m को हम स्लोप बोलते हैं और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? c 0 हो जाए, तो आपका y क्या बन जाता है? mx। और ये दोनों है तो स्ट्रेट लाइन, पर दोनों का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर ये y है और ये क्या होता है बेटा? x। y इक्वल टू mx प्लस c ऐसा हो सकता है, y इक्वल टू mx ऐसा होगा। तो ये किसका इक्वेशन होगा बेटा? y इज इक्वल टू mx। और ये किसका इक्वेशन होगा? y इज इक्वल टू प्लस c। प्रोवाइडेड जो c है ना वो पॉजिटिव है। प्रोवाइडेड c क्या है? पॉजिटिव। अगर c नेगेटिव हुआ तो यही नीचे आएगा। अभी आप ये सब पढ़ने वाले हो, बहुत जल्द पढ़ोगे, बेसिक मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में, और आपको स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ उसका भी रीजन बता रहा हूँ। ये पहली बात हुई, ये आपको अभी याद रखना है। ठीक है, व्हेनेवर आई आस्क y इक्वल टू mx प्लस c किसका इक्वेशन है, तो आंसर क्या आएगा? और ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आपको दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए ऐसा। y इक्वल टू mx ग्राफ कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द परफेक्ट। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसमें आपको शायद ये भी पढ़ाते होंगे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बोला था, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी। आई थिंक ये पता है। जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ, सुनना अच्छे से, जब मैं इसको क्या करता हूँ? इक्वेट, तो क्या एक कांस्टेंट आता है, याद है? तो y इक्वल टू k अपॉन x आएगा। आई थिंक ये भी स्कूल में पढ़ाते हैं सब। अब अगर मैं यहाँ पे वापस y और वापस यहाँ पे क्या प्लॉट करूं? x। सुनना चाहिए। तो हम सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? y वर्सेस x का ग्राफ। अब फंडा क्या है, सुनो, जब x बढ़ेगा तो y क्या होना चाहिए, और जब x कम होगा तो y क्या होना चाहिए? अरे हाँ या ना? ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल, मान लो x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू क्या डाल दो? 0। अगर x की वैल्यू 0 डाली तो k by 0 आया। Anything upon 0 is not defined। Perfect। Not defined मतलब infinity आया ना? Not defined मतलब infinity। Okay। x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, पहले 0 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाते 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 इंफिनिटी चलेगा। अरे समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू इंफिनिटी डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी? परफेक्ट। कितनी आएगी? 0। कितना बेसिक मैथ्स आता है? सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा, ये वाला जो ग्राफ है ऐसा बनेगा, द इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस ग्राफ इज अ वेरी फेमस ग्राफ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगेन बेसिक मैथ्स में पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स करके पढ़ाया जाएगा। सारे ग्राफ आपको अभी सिखा देंगे, कौन कौन से ग्राफ आने चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, सेकंड सर्कल, थर्ड एलिप्स, फोर्थ पैराबोला, फिफ्थ हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी ये वाला अलग से, कौन सा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारे ग्राफ अभी से आने चाहिए, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा फिजिक्स में, उसमें सारे ग्राफ लगने वाले हैं। जस्ट इमेजिन। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर में, मोशन इन मल्टीपल सब। ओके, सो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या याद रखना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना क्लियर? अरे हाँ है ना? ओके, अब आते हैं हमारे पास उस फंक्शन में n into u कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ये? अब देखना, ये आपको समझेगा मैं क्यों ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। n into u कांस्टेंट है, लेट अस से मैं इसको n ही रखता हूँ, कांस्टेंट को अभी के लिए k मानते हैं, चलेगा? अपॉन क्या मैं करता हूँ? u। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ of n versus u, मैंने किसका प्लॉट करा? n versus u। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? अरे हाँ या ना? क्या इसके जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली? इसलिए इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर। ये मींस का p by q। nu इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? तो यू नो आंसर इज क्या? रेक्टेंगुलर। ओके,
क्योंकि मैंने किसको प्लॉट किया है 1/. अभी जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए भी मैं एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ. n पहले कहाँ पे प्लॉट करा हुआ है बताओ. n किस पे प्लॉट किया गया है? y पे. कहाँ पे प्लॉट किया है? अच्छा. 1/u कहाँ पे प्लॉट किया गया? x पे. अरे कुछ समझा? अब क्या करो, पहले फंक्शन लिखो. n इक्वल टू क्या लिखो बेटा? k बाई. अरे ये क्लियर है? अब n के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करो? तो लिखो y इज इक्वल टू k को k रखो, है ना. 1/u के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करो? तो क्या गया? y इक्वल टू kx. y इक्वल टू kx क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम द. इस पे वो खेलते हैं. तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेक करके आपको कॉल लेना है कि n वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट किया है या तो n वर्सेस 1/u. अगर n वर्सेस u है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट n वर्सेस 1/u है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, क्या ये क्लियर है? या कुछ डाउट है? नहीं. ठीक, अच्छे से लिख दो. ये ग्राफ और ये ग्राफ. इसी का कंटिन्यू. वो जो हाइपरबोला होगा भी x एक्सिस को टच करेगा. ये वाला नहीं बेटा, ये इंफिनिटी भी जाके टच करेगा. हाँ, तो टच बनेगा. m इज इक्वल m का भी वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है. नहीं, अगर नेगेटिव हुआ तो लोग केवल ऐसे जाएंगे. यहाँ पे हम असम्पशन ले रहे हैं कि पॉजिटिव चल रहा है. पूरा लिख के हो जाए तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, ये लिखो, और
ये एग्जैक्टली क्या है वो अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला लिख दिया सबने? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला n1 u1 इक्वल टू क्या यूज करेंगे n2 u2। सो n2 की वैल्यू आएगी n1 u1 अपॉन u2। सो n2 इक्वल टू, अब ये भूल जाएंगे मेनली किसको याद रखेंगे, n2 इक्वल टू क्या होगा n1 l1 by l2 raised to a m1 by m2 raised to b और लास्ट में k1 by m2 raised to c। क्वेश्चन सर l1 l2 वो सब क्या है, सेकेंडली a b c फैमिली, ओके, that we are going to basically study in the question। अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। Okay, let's understand. This is a very simple example and हमेशा हम इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें आंसर पता है, ओके, तो वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ये जो मेथड है वो करेक्ट है। लिखने से पहले समझ लो क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में समझाऊंगा फिर आपको ही करने होंगे, ओके। देखो हम लोग को 1 न्यूटन की वैल्यू समथिंग टाइम लानी है एंड आंसर पता है 10⁵, तो 10⁵ आना चाहिए। अब इसमें ना 5 स्टेप प्रोसेस है, अगर आपको ये कन्वर्जन करना है तो कौन सा स्टेप, कितने स्टेप हमें परफॉर्म करने हैं, 5। पहले 2-3 क्वेश्चन के लिए परफॉर्म करो, बस दिमाग में बैठ जाए क्या करना है, तो डायरेक्ट 5th स्टेप लगा सकते हो, डायरेक्ट 5th स्टेप, फिर आपका पूरा बाकी सब माइंड में करो, ओके। स्टेप 1 है फाइंड वैल्यू ऑफ n1, ओके, लिखना बाद में, अभी नहीं लिखना। स्टेप 1 क्या है, क्या फाइंड करना है आपको, n1 का वैल्यू ना, यहाँ पे तो सब समझ में आ रहा है, n1 का वैल्यू कितना है, 1। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस नहीं पूछेगा, आई थिंक उतना तो समझ जाओगे ना, ये तो नहीं पूछेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम देगा। अब जब वर्ड प्रॉब्लम देगा तो तुम्हें वो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली वैल्यू दी होगी जो पूछा होगा, इसको कन्वर्ट करो, कुछ समझा, तो एक ही नंबर होगा तो समझ में आ जाएगा कि यही n1 है। आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n1, इस केस में n1 की वैल्यू क्या है, 1। आई थिंक इतना क्लियर है, ओके। चलते आगे स्टेप 2 पे, आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी
क्या बोला? आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी। सर वो कैसे पता चलेगा? यूनिट से। कौन सा यूनिट है? एन किसका यूनिट है बाय द वे? सो क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फोर्स। सो ब्रैकेट में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी हमारे केस में कौन सा है बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में क्वांटिटी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। इन वन सिस्टम द डेंसिटी इज गिवन बाय, खत्म। तो क्वांटिटी कौन सी हो गई? डेंसिटी। ये समझा? तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत। इज दिस फाइन? ओके, स्टेप नंबर 3, फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी and find values of AB. क्या है स्टेप 3? हम लोग को स्टेप 2 की जो क्वांटिटी है उसका क्या फाइंड करना है? डायमेंशन। और उस डायमेंशन से हमें क्या फाइंड करना है? AB। तो हमने सर एक बार एक्सप्लेन करो एक्चुअली आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या मुझे फोर्स का डायमेंशन पता है? तो पहले देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है, बताओ। फोर्स का डायमेंशन क्या है? L1 N1 T माइनस, पक्का ना? और अब आया यहाँ पे आंसर। L की पावर जो 1 है वो आपका A है, M की पावर जो 1 है वो आपका B है, और T की पावर जो -2 है वो आपका C है। सो यहाँ से क्या समझा? A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, तो ABC मिल गया। इसका स्टेप 3 क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, आइडेंटिफाई U1 एंड U2। चलो आते हैं U1 एंड U2। सर U1 क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ U1? U1 को बोलते हैं यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। U1 क्या है? यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम। हमारे केस में U1 N है। U1 क्या है? तो उसका सिस्टम कौन सा हुआ था? ऐसा। न्यूटन कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा। क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलो आते हैं U2। U2 क्या है बताओ? गैस करो क्या होगा? यूनिट इन द सेकंड सिस्टम। सबको समझ में आ रहा है? ओके, क्या होगा यहाँ पे? टाइम कौन सा सिस्टम है? Ankit is always U1 will be SI and U2 will be CGS? Then answer is no. क्वेश्चन कैसा भी फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन में टाइप्स बता रहा हूँ। एक न्यूटन है, एक सीजीएस है, एक सीजीएस है, एक न्यूटन है। एक न्यूटन है, दूसरा हाइपोथेटिकल है। अभी जेई सबसे ज्यादा जो पूछता है वो कौन सा पूछता है? हाइपोथेटिकल। सो न्यूटन टू हाइपोथेटिकल, सीजीएस टू हाइपोथेटिकल, न्यूटन टू सीजीएस, ये सारे इसके कॉमन क्वेश्चन हैं। ये समझाइए? ओके, ऐसा सिस्टम में लेंथ का यूनिट बताओ जल्दी जल्दी। मास का यूनिट, टाइम का यूनिट। सो ये ऐसा सिस्टम हुआ। ओके, सीजीएस में बताओ सेम। ये क्लियर है सबको? चल आखिरी स्टेप पे चलेंगे एंड आवर जर्नी इज डन। अब आंसर स्टेप 5, अप्लाई फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? वो तो लिखा है ना वो। सो करेंगे n2 इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखिए, n2 इक्वल टू L1 N1, फिर क्या? L1 अपॉन L2 रेज़ टू A, M1 बाय M2 रेज़ टू B, लास्ट में C1 बाय C2 रेज़ टू C। लिखा है? अब 1 बाय 1। सबसे पहले स्टेप 1 से मैं N1 मिला है ना, तो यहाँ पे आएगा 1। अब आगे जाके सीखेंगे ये कुछ भी हो सकता है, लाइक 100, 40, 64 एंड सो ऑन, है ना। देन A, B और C स्टेप नंबर 3 से मिला है। मिला आपको? तो डाल दो 1, 1 और -2। L1 M1 T1 आपको यहाँ से मिला।